हाँ प्यारे बच्चों, आज इस जीके के लाइव सेशन में हम बात करेंगे इतिहास के बारे में। और इतिहास में हमारा टॉपिक चल रहा था। टॉपिक में हमने पिछले टॉपिक में बात की थी बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में। इस टॉपिक में बात करेंगे मगध के बारे में, क्योंकि इतिहास में मैंने आपको बताया था कि भारत में 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व भारत में 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में कुल कितने महाजनपद थे? 16 महाजनपद। ठीक है ना। भारत में ध्यान रखना 16 क्या थे? महाजनपद। महाजनपद। ठीक है ना। बात है जब सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद में एक नई सभ्यता का उदय हुआ। उस सभ्यता का नाम था वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता का जब पतन हो जाता है उसके बाद में भारत कुल जो ये अखंड भारत है, अखंड भारत की बात करें उस समय, तो उस समय बात करें तो एक तो पाकिस्तान वाला क्षेत्र है, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान और इंडिया और बांग्लादेश। ये पहले अखंड भारत का ही भाग था और ये भारत 16 भागों में विभाजित हो गया था। कितने भागों में? 16। और उन्हें कहा गया था महाजनपद। ठीक है ना। महाजनपद काल का समय आपसे पूछ ले तो समय है क्या है? 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व। ये ध्यान रखना, सीधा प्रश्न आएगा। महाजनपद काल को भारत की दूसरी नगरीय क्रांति भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत की सेकेंड, भारत की द्वितीय या दूसरी नगरीय क्रांति, नगरीय क्रांति भी कहा जाता है। मैं आपसे पूछ लूं कि भारत की पहली नगरीय क्रांति कौन सी थी? सिंधु घाटी सभ्यता। वेरी गुड। और भारत की सेकेंड नगरीय क्रांति महाजनपद काल। और बच्चों ध्यान रखना, इसमें हमने पढ़ा था कि 16 महाजनपद में एक महाजनपद था जिसका नाम था मगध। क्या नाम था? मगध। जो वर्तमान में यूपी बिहार और पूर्वी भारत का कुछ भाग ध्यान रखना, जिससे प्राचीन समय में 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मगध कहा गया। और 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था? मगध। मगध महाजनपद सबसे शक्तिशाली महाजनपद क्यों था? क्योंकि यहाँ पर कृषि का क्या हो गया था? विकास हो गया था। आधुनिक कृषि के औजारों और संसाधनों का क्या हो गया था? विकास हो गया था। और इस जो ये महाजनपद काल है इसमें ध्यान रखना, मगध में लोहे का सर्वाधिक ध्यान रखना विकास हुआ था। लोहे का उत्खनन किया गया। अब लोहे का उत्खनन किया गया तो ध्यान रखना, पहले मुख्य साधन क्या था लोगों के व्यवसाय का? कृषि। मुख्य साधन था कृषि और पशुपालन। अब कृषि करने के लिए औजार की आवश्यकता पड़ती है, नहीं पड़ती है? अब कृषि के औजार किससे बनने शुरू हो गए थे? लोहे के। पहले कृषि के औजार थे लकड़ी के। अब लकड़ी मजबूत है या लोहा? तो जो बंजर भूमि थी वो धीरे धीरे ध्यान रखना कृषि उपकरणों की वजह से क्या हो गई थी? उपजाऊपन हो गई थी। इसीलिए मगध महाजनपद सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। और मगध पर कुल 7 राजवंशों ने शासन किया था। बच्चों ये ध्यान रखना, सबसे महत्वपूर्ण है। प्रश्न आपसे सीधा पूछ ले कि मगध पर कुल कितने राजवंशों ने शासन किया था? 7 राजवंश। ठीक है ना। कितने राजवंश है? 7। अब ध्यान रखना, 7 राजवंश है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली राजवंश है मौर्य। लेकिन हम 7 राजवंशों के बारे में बात करेंगे। पहला राजवंश कौन सा था? संस्थापक। ठीक है ना। एक लाइन याद करोगे तो 7 राजवंश याद हो जाएगा आपको, है ना। एक लाइन याद करनी है बस 7 राजवंश याद करने के लिए। लाइन कौन सी याद करोगे? असीन, मासुका, 7। असीन, मासुका 7। समझना है से हर्यक वंश। साथियों ध्यान रखना, आपसे पूछ ले कि मगध पर शासन करने वाला प्रथम राजवंश कौन सा है? हर्यक। सी से शिशु नागवंश। ध्यान रखना, शिशु नागवंश। ठीक है ना। शिशु नागवंश। मगध पर शासन करने वाला दूसरा राजवंश कौन सा है? क्रम से याद रखना, क्रम से पूछा जा सकता है। कौन सा है? शिशु नागवंश। न से नंदवंश। कौन सा वंश? नंदवंश। मां से मौर्य, है ना, मौर्य वंश। और उसके बाद में सु से सुंग वंश।
और फिर का से कण्व, ठीक है ना, और फिर सातवान, अंदर सातवान, सातवान वंश। ये 7 राजवंश है, क्रम से याद रखना। प्रश्न क्या पूछा जाएगा, मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश कौन सा है, हर्यक वंश। मगध पर शासन करने वाला अंतिम राजवंश कौन सा है, सातवान वंश। इसे आंध्र सातवान वंश भी कहा जाता है। अब आपसे पूछ ले कि मगध पर शासन करने वाला सबसे मजबूत शक्तिशाली राजवंश कौन सा है, मौर्य। बाकी राजवंशों में बस ध्यान रखना संस्थापक कौन थे, अंतिम शासक कौन था और राजधानी, ज़्यादा कुछ याद रखने की आवश्यकता नहीं है। मौर्य में 3 शासकों के बारे में बात करेंगे, एक तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में और सबसे महत्वपूर्ण है अशोक। ध्यान रखना बच्चों, इस मगध में सबसे शक्तिशाली शासक कौन है, अशोक। लेकिन इतिहास को आपने यदि पढ़ा भी होगा 11th और 12th में, अशोक यानी मौर्य काल आपके टॉपिक होगा, तो ध्यान रखना अशोक का अंतिम समय कष्टदायक था, क्योंकि अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद में बौद्ध धर्म को अपना लिया था, है ना। रणघोष नीति की जगह युद्ध घोष, सॉरी रणघोष नीति की जगह दम घोष यानी युद्ध की जगह शांति की नीति अपना ली थी। और अशोक ने अपने जो जितने भी राजकोष का जो धन था उसे बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु खर्च कर दिया था। लगभग भारत में 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु। तो हेडिंग डालना मगध। आ जाते हैं टॉपिक पे, मगध। अब ध्यान रखना सबसे शक्तिशाली राजवंश है, सॉरी शक्तिशाली महाजनपद है, ये ध्यान रखना, प्रश्न सीधा पूछा जाएगा। 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा है, मगध, ठीक है ना। मगध से पहले शक्तिशाली था काशी, लेकिन आपसे पूछ ले कि 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन है, मगध। मगध में ध्यान रखना वर्तमान स्थिति के बारे में बात करें तो मगध में वर्तमान स्थिति में ध्यान रखना पूर्वी उत्तर प्रदेश, कौन सा उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल। वर्तमान भारत की बात करें तो बच्चों आपको भारत का मैप याद होना चाहिए। ये ध्यान रखना मगध और अन्य 16 महाजनपद है, इसमें ध्यान रखना। बात करें, हम बात करें हैं मगध के बारे में, तो मगध कहाँ पे है, ध्यान रखना मगध कहाँ पर है, यूपी, बिहार और उसके बाद में पश्चिम बंगाल। ध्यान रखना जो ये क्षेत्र है, ये है ना, ये क्षेत्र है, ये क्षेत्र है, यहां पर जो एक महाजनपद था उसका नाम था मगध। अब ध्यान रखना इस साइड तो क्या है, पानी है, समुद्र है या नहीं है, अरे है या नहीं है ना, यहां से कोई आक्रमण करेगा नहीं। भाई मगध सबसे शक्तिशाली क्यों था, यहां पर कृषि का विकास हो गया था। दूसरी बात, ये चारों तरफ से ध्यान रखना प्राकृतिक सीमाओं से घिरा हुआ था। एक तरफ तो क्या है, पानी है, समुद्र है या नहीं है, दूसरी तरफ आप यदि जियोग्राफी में पढ़ते हो तो यहां पर एक भौतिक प्रदेश है, उसका नाम क्या है, पुराने स्टूडेंट कौन है, यहां पर बीच में भारत में एक त्रिभुजा आकृति का एक है भौतिक प्रदेश, उसका नाम क्या है, मध्यवर्ती पठारी भाग, ठीक है ना। यहां पर आप देखते हो यहां पर पठारी भाग है और इसके चारों तरफ क्या है, पठार और पहाड़ है। तो ये चारों तरफ से क्या हो गया था, सुरक्षित हो गया था, बाहरी आक्रमण करना संभव नहीं था। तो इसलिए मगध क्या हो गया था, सबसे शक्तिशाली राजवंश हो गया। क्षेत्र ध्यान रखना, एक तो यूपी है ना, याद कर लेना, एक तो बिहार है ना, बिहार और एक है पश्चिम बंगाल है, ध्यान रखना। ये 3 राज्यों में इनका क्या था, विस्तार था, ठीक है। सबसे शक्तिशाली राजवंश और वर्तमान स्थिति याद कर लेना, क्योंकि यहां से प्रश्न पूछने की संभावना है। वर्तमान स्थिति में पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल, कितने राज्य है, 3 राज्य, ध्यान रखना। अब ध्यान रखना मगध, मगध ध्यान रखना, मगध साम्राज्य का उत्कर्ष काल माना जाए तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में माना जाता है। मैंने कहा ना कि जब वैदिक सभ्यता का पतन हो गया था, वैदिक सभ्यता का धीरे धीरे पतन हो रहा था, उस समय मगध 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में सबसे शक्तिशाली महाजनपद के रूप में उभर के सामने आया था, ठीक है ना। मैं आपसे पूछ लेता हूं कि वैदिक सभ्यता के पतन का प्रमुख कारण क्या है, कौन बताएगा। सबसे नया वेद कौन सा है, अथर्ववेद, वेरी गुड, है ना। अथर्ववेद में जादू टोना, वंशीकरण, अंधविश्वास बढ़ गया, इसलिए लोगों का विश्वास धीरे धीरे वेदों से हट गया था।
इसलिए भारत में धार्मिक क्रांति की शुरुआत होती है ना। बौद्ध धर्म और जैन धर्म, इन धर्मों का क्या होता है, उदय होता है। और उस समय ध्यान रखना वैदिक सभ्यता पतन हो रही थी, उस समय ध्यान रखना मगध साम्राज्य उत्कर्ष की ओर बढ़ रहा था, शक्तिशाली की ओर। ठीक है ना। अब बात करें मगध साम्राज्य के बारे में, इसमें कुल कितने राजवंशों ने शासन किया था? 7। अब 7 राजवंश ध्यान रखना भारतीय इतिहास में 544 ईसा पूर्व से लेकर के 185 ईसा पूर्व जो ये शासन काल है, इसे कहते हैं मगध साम्राज्य का काल। जैसे कि आपने पढ़ा भी होगा, सिंधु घाटी सभ्यता का समय क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। भारतीय इतिहास की वो घटना 2350 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व के मध्य जो एक सभ्यता विकसित हुई थी, उसे कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। उसके बाद में बात करें 1600 ईसा पूर्व, 1600 ईसा पूर्व से लेकर के बच्चों ध्यान रखना 700 ईसा पूर्व, इस काल को कहते हैं वैदिक सभ्यता। और वैदिक सभ्यता के पतन के बाद में ध्यान रखना इसका समय क्या है? मगध साम्राज्य का समय 544 बीसी से लेकर के 185 बीसी तक। ठीक है ना, क्योंकि ये उत्कर्ष काल माना जाता है। देखो ज़्यादा इतना डीप से नहीं पूछा जाएगा, लेकिन बेसिक नॉलेज के लिए याद रहना जरूरी है। उसके बाद में बात करें कुल 7 राजवंशों ने, ध्यान रखना कुल 7 राजवंशों ने, नेक्स्ट बात करेंगे कि मगध पर कुल कितने राजवंशों ने शासन किया था? 7 राजवंशों ने शासन किया था। ठीक है ना। बात करें, लिख लेना अलग से, ट्रिक बना रहा हूं मैं, है ना, लाइन को लिख लेना भाई, याद हो जाएंगे, रटने की आवश्यकता नहीं है। असीन मासु का ना, क्या हो गया? असीन मासुका 7। ठीक है ना। अब मैं इसको लिख रहा हूं ना, ऐसे हर्यक वंश, हर्यक वंश, ठीक है ना, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, नंद वंश 1 2 3। ठीक है ना। उसके बाद में बात करें 4 नंबर पे कौन है? मौर्य, मौर्य। 5 नंबर पे शुंग वंश, शुंग। फिर लिख देना कण्व वंश, फिर लिख देना सातवाहन वंश, सातवाहन वंश। ठीक है ना। अब ध्यान रखना इसमें सबसे महत्वपूर्ण 4 राजवंश है। एक तो है हर्यक वंश, जो मगध पर शासन करने वाला प्रथम राजवंश, मगध पर शासन करने वाला प्रथम राजवंश। फिर हर्यक वंश के बाद में शासन किसका होता है? शिशुनाग वंश का। उसके बाद में नंद वंश, ध्यान रखना नंद वंश ये एक गैर क्षत्रिय राजवंश है। क्या है? गैर क्षत्रिय राजवंश है। भाई एक आप सुनते हो ना आज भी, नाई, नाई जाति है ना, है ना, नंद वंश नाई जाति से था, ध्यान रखना। ठीक है ना। उसके बाद में मौर्य, और मौर्य के बाद में जब मौर्य काल का धीरे धीरे पतन हो गया था, उसके बाद में मगध साम्राज्य का भी पतन शुरू हो जाता है। ठीक है ना। तो ये कुल 7 राजवंशों ने शासन किया था। उसके बाद में बात करें तो प्राचीन मगध साम्राज्य के संस्थापक याद रखना बच्चों, ध्यान रखना संस्थापक कौन है? बृहदत्त। ठीक है ना। और ये है आपके महाभारत कालीन, आपने इतिहास में तो पढ़ा नहीं होगा, लेकिन मैंने कहा ना कि हम समझते हैं कि रामायण, रामायण आपने सबने देखी है, महाभारत के बारे में आपने सबने सुना होगा, लेकिन रियल में महाभारत और रामायण काल था। यदि आपको विस्तार से महाजनपद काल पढ़ाया जाए और महाजनपद काल का इतिहास पढ़ाया जाए, जैसे कि हमें दिल्ली सल्तनत काल और मुगल काल है ना पढ़ाया जाता है, वैसे यदि महाजनपद काल का इतिहास पढ़ाया जाए तो जो आप पढ़ते हो ना कौरव और पांडवों के बीच में जो महाभारत का युद्ध हुआ था, भगवान श्री कृष्ण जी है ना कहते हैं कि काल्पनिक है या नहीं है,
ये वास्तविक में इस इतिहास में आपको पता चल जाएगा। लेकिन इतिहास को बदनाम कर दिया गया, वास्तविक इतिहास को नहीं पढ़ाया जा रहा है ना। ध्यान रखना, मगध साम्राज्य के संस्थापक कौन है? बृहदत्त, जो महाभारत कालीन समकालीन थे। जब महाभारत हो रहा था युद्ध, उस समकालीन कौन थे? बृहदत्त। ध्यान रखना, उसके बाद में बात करें इनके पुत्र जिसका नाम था जरासंध। जरासंध ने अपनी राजधानी किसे बना दिया था? ग्रीवराज को बना लिया था। ठीक है, उसके बाद में ध्यान रखना, मगध साम्राज्य का पहला उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। किसमें मिलता है? अथर्ववेद। और अथर्ववेद की वजह से ही वैदिक सभ्यता का क्या हो गया था? पतन हो गया था। तो इस लाइन को लिखना है आराम से एक, ठीक है ना। संस्थापक कौन है? संस्थापक है कौन है? और 7 राजवंशों के बारे में याद कर लेना, क्योंकि 7 राजवंशों के बारे में पूछा गया है। क्रम से याद रखने, एक तो पहला राजवंश और अंतिम राजवंश, ठीक है ना। पहला राजवंश और अंतिम राजवंश, ठीक है ना। यहां तक लिख लिया ना, आगे बढ़ते हैं। लिखो लिखो भाई, जल्दी करो इसको ना। प्रथम राजवंश। अब इसमें ध्यान रखना, सबसे शक्तिशाली राजवंश कौन सा है ना। सबसे शक्तिशाली राजवंश, सबसे शक्तिशाली राजवंश, शक्तिशाली राजवंश कौन सा है? मौर्य वंश, ठीक है ना। अखंड भारत के निर्माता कौन है? मौर्य। कौन थे? मौर्य। आगे बात करेंगे नंद वंश में। नंद वंश के अंतिम शासक है घनानंद, जिसको ज्यादा ही घमंड आ गया था। क्या आ गया था? ज्यादा ही घमंड आ गया था कि मेरे पास में मगध है। क्या है? मगध है। लेकिन एक तक्षशिला, तक्षशिला वर्तमान में कहाँ है? पाकिस्तान का एक आचार्य था जिनका नाम था कौटिल्य विष्णुगुप्त, और एक नाम था चाणक्य। चाणक्य वहां से निकलता है और फिर मगध में आता है, और मगध में इनके बारे में बात करेंगे जब नंद वंश के अंतिम शासक के बारे में बात करेंगे, और मौर्य वंश के संस्थापक के बारे में। नेक्स्ट हेडिंग डालना, प्रथम राजवंश कौन सा है? अर्यक वंश। अर्यक वंश। अर्यक वंश के संस्थापक कौन है? संस्थापक है बिंबिसार। कौन है? बिंबिसार, ठीक है ना। अब बिंबिसार का अन्य नाम, यह प्रश्न पूछा गया है। बिंबिसार का अन्य नाम है शरण्यक। जैन साहित्य में बिंबिसार को क्या कहा गया है? शरण्यक कहा गया है, ध्यान रखना, शरण्यक, ठीक है। और अन्य नाम और भी बात करें तो इसे कहते हैं शैत्रोजस। इसे मत्स्य पुराण में कहा गया है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है शरण्यक। ये जैन साहित्य में कहा गया है, ये प्रश्न पूछा गया है। भारत के इतिहास का सबसे बड़ा शासनकाल है, ध्यान रखना, भारत के इतिहास का सबसे बड़ा शासनकाल किसका है? बिंबिसार का है, ध्यान रखना। किसका है? बिंबिसार का है। इन्होंने लगभग 52 वर्षों तक क्या किया था? शासन किया था। जो भारत के इतिहास के बारे में बात करें तो सबसे लंबा शासनकाल किसका है? बिंबिसार का। बिंबिसार के बाद में बात करें तो अकबर का। अकबर के बाद में बात करें तो औरंगजेब, ठीक है ना। भारत के इतिहास का सबसे लंबा शासनकाल किसका है? बिंबिसार। आर्यक वंश के संस्थापक कौन है? बिंबिसार, ये ध्यान रखना। बिंबिसार का अन्य नाम ध्यान रखना शरण्यक। ये जैन साहित्य में कहा गया और ये प्रश्न पूछा भी गया है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, यही प्रॉब्लम है। तो लिख लिया ना, थोड़ी सी स्पीड रखो भाई लिखने में। अन्य नाम याद कर लेना। हरेक वंश के संस्थापक कौन है? बिंबिसार। ज्यादा बात याद रहे तो अच्छी बात है, नहीं रहे तो उससे भी अच्छी बात। भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा शासनकाल किसका है? बिंबिसार। उसके बाद में बात करें तो अकबर, अकबर, और अकबर के बाद में बात करें तो औरंगजेब, ठीक है ना। और बच्चों ध्यान रखना, एक बीच में दिल्ली सल्तनत काल में, है ना, दिल्ली सल्तनत काल में ध्यान रखना गयासुद्दीन तुगलक का भी शासनकाल लंबा बताया जाता है दिल्ली सल्तनत काल में। लेकिन ये 3 आप याद रख लेना कि सबसे लंबा शासनकाल तो है किसका? बिंबिसार का। उसके बाद में अकबर और उसके बाद में औरंगजेब। देखो उसके बाद में बिंबिसार मगध का क्या बन जाता है? हरेक वंश की स्थापना कर देता है और मगध का क्या बन जाता है? शासक बन जाता है। इन्होंने कहा कि भाई मैं अपने साम्राज्य का क्या करूंगा? विस्तार करूंगा। क्या करूंगा? अपने साम्राज्य का विस्तार करूंगा। लिखा नहीं है क्या? लिख दिया ना।
अपने साम्राज्य का विस्तार करूंगा। तो इन्होंने ध्यान रखना, अब विस्तार करने के लिए या तो युद्ध करने पड़ेंगे या क्या करनी पड़ेगी, दोस्ती करनी पड़ेगी। तो इन्होंने अपने साम्राज्य के विस्तार हेतु इन्होंने कहा कि मैं पड़ोसी राज्यों के साथ में क्या करूंगा, अपने पुत्र और पुत्रियों का क्या करूंगा, रिश्ता करूंगा। भाई संबंधी बन जाएंगे। अब रिश्तेदार हो गए तो झगड़ा नहीं होगा। नहीं तो पहले ये सिस्टम था, प्राचीन भारत की बात करें तो कभी भी युद्ध हो सकता था। इसलिए शासक क्या करते थे, एक दूसरे रियासत में क्या करते थे भाई, रिश्तेदार यानी रिश्तेदार बनाते थे, विवाह करते थे। अब भारत और पाकिस्तान के बीच में यदि शांति स्थापित करना हो तो वहाँ से कई प्रकार की सीमाएं लानी पड़ेगी भारत में, है ना। वैवाहिक संबंध स्थापित हो जाएंगे, रिश्तेदार बन जाएंगे, रिश्ते, है ना। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में शांति स्थापित हो जाएंगे। तो ध्यान रखना, इन्होंने अपने लिखने की आवश्यकता नहीं, समझो, पहले समझ लो उसके बाद में लिख देना। बिंबिसार ने राज्य विस्तार के लिए वैवाहिक संबंध का सहारा लिया ताकि भाई पड़ोसी राज्यों के साथ में क्या करेंगे, वैवाहिक संबंध स्थापित करेंगे। देखो मेरी बात सुनो, महाकोसला, ध्यान रखना, महाकोसला कौशल नरेश प्रसन्नजीत की बहन, जिसको ध्यान रखना काशी देश में मिला था, इन्होंने ध्यान रखना एक महाकोसला से क्या किया था, विवाह किया था। पत्नी का नाम क्या है, महाकोसला। और महाकोसला किसकी बहन थी, कौशल नरेश की प्रसन्नजीत की बहन थी। इन्होंने काशी इसको क्या दे दिया, दहेज में दिया था। तो ये एक काशी मिल गया, इसको दहेज में ध्यान रखना, ठीक है। ये पहला दहेज का पहला उदाहरण है। दहेज है ना, दहेज प्रथा की शुरुआत ही मानी जाती है कि इस हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार ने दहेज लेकर के भारत में दहेज प्रथा की शुरुआत कर दी। इन्होंने कौशल के एक शासक थे जिसका नाम क्या था, प्रसन्नजीत, उसकी बहन से शादी की थी, उसका नाम तो महा, और कौशल की थी तो महाकोसला हो गया उसका नाम। और इसके भाई ने बहन एक ही थी, तो इन्होंने कहा कि भाई जो काशी है, काशी को क्या दे देता हूँ, दहेज में दे देता हूँ। तो ये दहेज का पहला उदाहरण है ना। उसके बाद में बात करें, इन्होंने चेलना चेटक की पुत्री थी, है ना। उसके बाद में एक शादी और की थी, सेमा, भद्र प्रदेश की राजकुमारी थी, और भद्र प्रदेश से भी इन्होंने वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिए थे। 3 रानियां बना ली भाई। देखो, एक तो राज्य मिल गया, राज्य का विस्तार हो रहा है, साथ में, है ना, रानियां भी शामिल हो रही है साथ में। देख लो आप, एक तो पहले महाकौशल रानी भी हो गई, घर का काम भी करेगी, और राज्य भी मिल गया, है ना, दहेज में। उसके बाद में चेलना, यह भी इसकी रानी थी, एक चेटक की पुत्री थी। और उसके बाद में सेमा, ये एक भद्र प्रदेश की एक राजकुमारी थी। तो इनसे ये क्या करता है, विवाह करता है। ध्यान रखना, उसके बाद में सबसे महत्वपूर्ण बात है कि बिंबिसार ने अंग हम महाजनपद में पढ़ चुके हैं, अंग महाजनपद को जीता। और उसके बाद में अपने पुत्र, ध्यान रखना, अपने पुत्र का नाम है अजाद शत्रु, को वहाँ का उपराजा बनाया। क्या बनाया था, उपराजा। हर्यक वंश पितर हत्यारा एक राजवंश है, ध्यान रखना। अब बिंबिसार, अब बड़ा इसका पुत्र कौन था, जिसका नाम है अजात शत्रु। अजात शत्रु क्या करेगा, पद के लालच में आकर के अपने पिता का राम नाम सत्य कर देगा, ठीक है ना। फिर क्या करेंगे, ध्यान रखना, अजात शत्रु का एक बेटा था, पुत्र था, वो ये घटना देख रहा था। तो वो बड़ा हो जाएगा तो अजात शत्रु को उसका पुत्र उसको मारे देगा, ध्यान रखना। तो इस राजवंश को पितर हत्यारा राजवंश कहा जाता है। बिंबिसार की हत्या कौन करेगा, अजात शत्रु। अजात शत्रु की हत्या कौन करेगा, उसका पुत्र। उस पुत्र की हत्या कौन करेगा, उसका पुत्र। तो ये राजवंश पितर हत्यारा राजवंश है। बिंबिसार के बाद में अजात शत्रु के बाद में इसकी हत्या करेगा उदयन, ठीक है ना। उदयन की हत्या करेगा उसका पुत्र। ये घटना हो रही है, तो इस राजवंश को क्या कहा जाता है, पितर हत्यारा राजवंश कहा जाता है, ठीक है ना। प्रश्न क्या पूछा जाएगा, प्रश्न ये पूछा जाएगा कि मगध में अंग महाजनपद को किसने मिलाया था, बिंबिसार ने, ठीक है ना। सीधा प्रश्न आएगा। और इतनी बातें आप यहाँ से यहाँ तक लिख लो। प्रश्न क्या पूछा जाएगा, प्रश्न पूछा जाएगा कि मगध में अंग महाजनपद को, अंग महाजनपद किसने शामिल किया, किसने
शामिल किया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा बिंबिसार। किसने किया था? बिंबिसार। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। बिंबिसार किस राजवंश के संस्थापक है? अरेक वंश के संस्थापक है। ठीक है, इसको लिख लो भाई, लिख लिया ना, लिखो। लिखना, बिंबिसार ने, शॉर्टकट में लिखना है, बिंबिसार ने अंग महाजनपद को मगध में, अंग महाजनपद को मगध में या मगध साम्राज्य में शामिल किया। ठीक है ना, राज्य विस्तारवादी नीति के तहत इन्होंने पहले अंग को अपने महाजनपद में क्या किया था? शामिल किया था। उसके बाद में बात करें तो प्रारंभ में जो ये बिंबिसार है बौद्ध धर्म का अनुयायी था, लेकिन परंतु अपनी पत्नी ध्यान रखना, अभी ये पत्नी वापस आ गई है, चेलना के कहने पे इन्होंने जैन धर्म को अपना लिया था। ध्यान रखना, अभी हमने बात की थी, इसकी 3 रानियां थी, एक का नाम था महाकौशल, एक का नाम था चेलना जो चैत्य की पुत्री थी। अब ध्यान रखना, ये जैन धर्म को ज़्यादा ही मानती थी, चेलना जैन धर्म को ज़्यादा ही मानती थी। जब इनसे शादी हुई थी उससे पहले बिंबिसार ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। तो इन्होंने कहा कि हम धर्म क्या करेंगे? परिवर्तन करेंगे। तो चेलना के कहने से ध्यान रखना, बिंबिसार ने जैन धर्म को अपना लिया था बौद्ध धर्म के स्थान पे। उसके बाद में अब ध्यान रखना, राजधानी सबसे महत्वपूर्ण है। बिंबिसार ने मगध की पहली राजधानी किसे बनाया था? राजगृह। ठीक है ना, तो लिखना, बिंबिसार ने अपनी राजधानी या मगध की राजधानी राजगृह को बनाया। ठीक है ना, बिंबिसार ने अपनी फर्स्ट राजधानी राजगृह को बनाया। अब देखो मेरी बात सुनो, अब बिंबिसार ने अपना उत्तराधिकारी अपने बड़े पुत्र है जिसका नाम था दर्शक। क्या नाम था? दर्शक। अपना उत्तराधिकारी किसे कर दिया घोषित? दर्शक को घोषित कर दिया था। लेकिन योग्य पुत्र कौन था? अजातशत्रु। समझना यहां पर घटना, इतिहास को यदि समझोगे तो इतिहास समझ में आ जाएगा। बिंबिसार बात करें, बिंबिसार हरेक वंश के संस्थापक है। अब इसका सबसे बड़ा पुत्र कौन था? दर्शक। अब बिंबिसार का योग्य पुत्र कौन था? अजातशत्रु। कौन है? अजातशत्रु। ध्यान रखना, अजातशत्रु सबसे योग्य। लेकिन इन्होंने कहा कि मैं उत्तराधिकारी किसे घोषित करूंगा? दर्शक को घोषित करूंगा। अब अजातशत्रु को लगा कि ऐसे तो पिताजी चले जाएंगे और राजगद्दी से क्या रह जाऊंगा? वंचित रह जाऊंगा। एक दिन की घटना है, पद के लिए क्या कुछ नहीं कर सकता। एक बाप बेटे को मार देता है और बेटा एक बाप को मार देते हैं। एक माँ अपने पुत्र को जहर दे देती है ना, और एक पत्नी अपने पति की हत्या कर देती है। ध्यान रखना, ये है राजतंत्र। ठीक है ना, तो ध्यान रखना, ये एक बेटा अपने पिता की हत्या कर देता है इस राजगद्दी के चक्कर में। बिंबिसार ने अपना उत्तराधिकारी दर्शक को घोषित किया। अब अजातशत्रु को लगा कि ये भाई बन गया तो मैं तो इस गद्दी से वंचित रह जाऊंगा। तो एक समय की बात है, बिंबिसार ने अपने पिता की क्या कर दी थी? हत्या कर दी थी, गद्दी के लिए, है ना, पद के लिए। ध्यान रखना, तो ये लाइन लिखना भाई। नेक्स्ट लिखना, अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके गद्दी पे बैठ गया था क्योंकि योग्य था, है ना। ये डिसीजन इसका गलत था। किसका? बिंबिसार का ये डिसीजन गलत था कि मेरा उत्तराधिकारी कौन बनेगा? दर्शक बनेगा। लेकिन योग्य कौन था? अजातशत्रु। भाई छोटे वाला योग्य था, लेकिन प्राचीन परंपरा थी, है ना। उत्तराधिकारी कौन बनता था? ज्येष्ठ पुत्र यानी बड़ा पुत्र। तो इस कारण बिंबिसार को पितर हत्या शासक भी कहा जाता है। आगे लिखेंगे तो नेक्स्ट हेडिंग डालना, शासक कौन बनेगा? अजातशत्रु। तो अजातशत्रु को ध्यान रखना, अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या करने के कारण अजातशत्रु को पितरहंता शासक कहा गया है। ध्यान रखना, पितरहंता यानी पिता की हत्या करने वाला। ठीक है, अब देखो मेरी बात सुनो, मैंने कहा कि जब अजातशत्रु रात के समय अपने पिता की हत्या कर रहा था, उस समय अजातशत्रु का एक छोटा सा नन्हा सा बच्चा था जिसका नाम था उदयन। अब देखो मेरी बात सुनो, मैं पूरी घटना समझा देता हूँ। यह तो है आपके बिंबिसार,
हर्यक वंश के संस्थापक, है ना। अब इसके कितने बेटे हैं? 2 बेटे हैं। एक का नाम क्या है? दर्शक, और एक का नाम क्या है? अजातशत्रु। अजातशत्रु छोटा था तो इन्होंने कहा कि भाई मेरा उत्तराधिकारी कौन बनेगा? दर्शक बनेगा। लेकिन योग्य कौन था? अजातशत्रु। अजातशत्रु ने कहा कि पिताजी आज रात को विश्राम करे हैं। अब अजातशत्रु का एक बेटा था, उसका नाम क्या था? उदयन। क्या नाम था? उदयन। अब ध्यान रखना, जब उदयन का पिताजी यानी इसके दादाजी की हत्या करे तो ये बच्चा इस घटनाओं को देख रहा था। कहते हैं ना कि गाड़ियां हमेशा रास्ते ही चलती है ना। तो दादाजी को मारते समय पिताजी को देखा तो ये उदयन सब थोड़ा सा बड़ा हो गया तो इन्होंने अजातशत्रु का राम नाम सत्य कर दिया, ठीक है ना। इसको इसने मार दिया था, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो उसके बाद में अजातशत्रु की भी इसके पुत्र उदय ने क्या कर दी थी? हत्या कर दी थी। इसी कारण इस राजवंश को पितरहंता शासक राजवंश कहा जाता है, ध्यान रखना। आपसे पूछ ले कि भारत के इतिहास में किस राजवंश को पितरहंता राजवंश कहा जाता है? उदयन को, सॉरी हर्यक वंश को। किसको? हर्यक वंश को, ठीक है ना। तो इस प्रकार हर्यक वंश को पितरहंता राजवंश कहा गया है, ठीक है ना। तो ये भाई आप आराम से इसको लिख लो, नोट डाउन करो, थोड़ी सी जल्दी करो ना, ठीक है ना। अजातशत्रु को शॉर्टकट में लिखना। अजातशत्रु को क्या कहा जाता है? पितरहंता कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने अपने पिता की हत्या कर दी थी। फिर अजातशत्रु की हत्या किसने की थी? उदय ने की थी। इसी कारण इस प्रकार हर्यक वंश को क्या कहा जाता है? पितरहंता राजवंश कहा जाता है, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बार वापिस यहाँ तक लिखो, उसके बाद में मैं वापिस एक बार हर्यक वंश के बारे में बात कर रहा हूँ, वापिस मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है ना। मगध के बारे में वापस बात करेंगे। ऐसा नहीं हो कि आगे आगे पढ़ते जा रहे पीछे पीछे भूलते हो, है ना, ऐसा नहीं। क्योंकि इस क्लास में एक बार तो मैं याद करा दूंगा, उसके बाद में यदि आप 1-2 बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगी, ठीक है ना। और यदि ज़्यादा ही याद करना है कि सर मुझे तो पूरी चीज़ रटनी है, एक बार इस ऑफलाइन क्लास को देख लेना, ऑनलाइन क्लास भी आप एक बार ज़रूर देख लेना, ठीक है ना। पूरी चीज़ है याद हो जाएगी, एक बार ट्राई कर लेना भाई। ऐसा मत बोलना कि सर सोच रहे कि वीडियो चलेगा ऐसा वैसा, ऐसा कुछ नहीं है। एक बार आप ऑफलाइन क्लास ले रहे हो तो भाई ऑनलाइन और ऑफलाइन में यही अंतर है। एक तो आप ऑफलाइन देख रहे हो, उसके बाद में ऑनलाइन देख लेना, ठीक है ना। तो जो चीज़ें है ना, क्योंकि ये क्लास आपकी 2 बार हो जाएगी। सिलेबस कितनी बार हो जाएगा? 2 बार। और 2 बार सिलेबस होने के बाद में फिर एक बार रिवीजन कर लेना, सारी चीज़ क्या हो जाएगी? कंटेस्ट हो जाएगी, सारी चीज़ याद हो जाएगी। और दूसरी बात, याद करने का एक तरीका और बता रहा हूँ। पर्सन बनाओ, आप खुद दिमाग से पर्सन नहीं बनाओगे तब तक याद की गई चीज़ें भी आप यदि रट लोगे तो भी पर्सन आप गलत करोगे। अब यहाँ से पर्सन क्या बनेगा? पर्सन को समझना है। पर्सन क्या बनेगा कि बिंबिसार की हत्या किसने की? अजातशत्रु ने। किस राजवंश को पितरहंता शासक राजवंश कहा जाता है? हर्यक वंश को, ठीक है ना। क्यों कहा जाता है? कारण तो पूछा नहीं जाता है क्योंकि भाई बाप की हत्या करता गया कौन? बेटा। इसलिए इस राजवंश को क्या कहा जाता है? पितरहंता राजवंश कहा जाता है। भाई वापिस मैं एक बार समझा देता हूँ ना। अब बात करें मगध के बारे में। किसके बारे में? मगध के बारे में। मगध किसके बारे में? मगध के बारे में। अब मगध के बारे में बात करें तो मगध 16 महाजनपद में सबसे क्या था? शक्तिशाली महाजनपद था। मगध पर आपसे पूछ रहे कुल कितने राजवंशों ने शासन किया है? 7, ठीक है ना। मैंने एक लाइन बताई थी हसीन मासूका, यानी 7 राजवंश है। सबसे शक्तिशाली राजवंश कौन सा है? मौर्य। पूछा जा सकता है कि भाई मगध पर शासन करने वाला सबसे शक्तिशाली राजवंश कौन सा है? मौर्य। ऐसे भी याद कर लो, मैं से मगध और मैं से मौर्य, है ना। उसके बाद में बात करें इसमें शासन करने वाला मगध पे प्रथम राजवंश है हर्यक, और अंतिम कौन है? सातवाहन वंश, ठीक है ना। अब हमने बात की हर्यक वंश के बारे में, तो हर्यक वंश के संस्थापक कौन है? बिंबिसार। बिंबिसार। हर्यक वंश के संस्थापक कौन है? बिंबिसार। अब बिंबिसार ने, ध्यान रखना, बिंबिसार ने किस महाजनपद को मगध में शामिल किया? अंग को। किसको किया था? आपसे पूछ ले कि मगध को अंग, सॉरी
महाजनपद है, मगध में अंग को किसने शामिल किया था विस्तारवादी नीति के तहत? बिंबिसार। बिंबिसार ने अपनी पहली राजधानी किसे बनाया था? राजगृह। किसे बनाया था? राजगृह, ठीक है ना। उसके बाद में बात करें तो बिंबिसार की हत्या किसने की थी? अजातशत्रु ने। अजातशत्रु ने। और आपसे पूछ ले इसका अन्य नाम क्या है? शरण्यक। यहां तक कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं है ना? सारी चीज याद हो गई ना? हो गई ना? एक बार तो याद हो गई है, आंख बंद करके बता दोगे, लेकिन वापस नहीं पढ़ोगे तो ये भूल जाओगे भाई। इतिहास है, इतिहास क्या है? एक बेवफा है ना। दिन को पढ़ा रात को खपा है, ध्यान रखना। इसको आराम से पढ़ो, आप समझ समझ के पढ़ोगे तो ये याद है, हो जाएगी। अब ध्यान रखना, पिता की हत्या करके शासक कौन बन जाता है? अजातशत्रु, ठीक है ना। इसका भी अन्य नाम महत्वपूर्ण है। अन्य नाम क्या है? कुणिक। कुणिक का मतलब है पितर हंता, है ना। ये कलंक लग गया था, शासक तो बन गया मगध का, लेकिन एक कलंक लग गया था कुणिक। कुणिक का मतलब है पितर हंता, ठीक है। इनकी माता कौन थी? महाकोसला। अब महाकोसला कहाँ की भाई? कहाँ की राजकुमारी थी? इसको दहेज में क्या मिला था? काशी। कौशल नरेश प्रसन्नजीत की बहन थी ये, और दहेज में क्या मिला था? काशी मिला था। उदाहरण तौर पे भारत का पहला दहेज किसको माना जाता है? काशी को माना जाता है ना। दहेज का पहला उदाहरण महाकौशल को दहेज में क्या मिला था? काशी मिला था। उसे ध्यान रखना, क्या माना जाता है? उसे माना जाता है भारत का पहला दहेज का उदाहरण, ठीक है ना। अब ध्यान रखना, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। 483 ईसा पूर्व में प्रथम बौद्ध संगीति, ध्यान रखना, राजगृह में हुई थी। महाकश्यप उनके अध्यक्ष थे। उस समय मगध के शासक कौन थे? अजातशत्रु। इसके बारे में हम बौद्ध धर्म में पढ़ चुके ऑलरेडी, तो लिखने की आवश्यकता नहीं है। ध्यान रखना, काशी के लिए प्रसन्नजीत से संघर्ष हुआ और विजय हुई। और ध्यान रखना, बाजी, है ना, बाजीरा से विवाह हुआ और उसके बाद में प्रसन्नजीत की पुत्री थी। ध्यान रखना। अब यहाँ पर देखो, मेरी बात सुनो, ये थोड़ी सी मामला गड़बड़ हो गया है। अब ध्यान रखना, मुझे ये बताओ इसकी माता का नाम क्या है? माँ कौशला। समझना, माँ कौशला। माँ कौशला के भाई का नाम क्या है? प्रसन्नजीत। कौन है? प्रसन्नजीत। माँ कौशला का भाई कौन है? ये पेन में क्या गड़बड़ हो रही है? माँ कौशला। इसकी माता का नाम क्या है? अजातशत्रु की माता का नाम क्या है? माँ कौशला। माँ कौशला के भाई का नाम क्या है? भाई का नाम क्या है? प्रसन्नजीत। प्रसन्नजीत। ये कौशल का नरेश है, कौशल का क्या है? शासक है। अब ध्यान रखना, अब मुझे बताओ अजातशत्रु, ये आप रीजनिंग का प्रश्न बन गया है, ठीक है ना। अजातशत्रु के प्रसन्नजीत क्या लगेगा? अरे यार इजी है, मामा लगेगा। क्या लगेगा? मामा लगेगा। अब ध्यान रखना, इसने अपने मामा के साथ में क्या शुरू कर दिए थे? संघर्ष शुरू कर दिए थे, और फिर अपने मामा की पुत्री से क्या कर लेता है? विवाह कर लेता है। ये ध्यान रखना, ठीक है ना। तो राज्य के लिए कुछ भी हो सकता है, ध्यान रखना। तो काशी के लिए ध्यान रखना, क्योंकि काशी, ध्यान रखना, काशी तो पहले किसको दहेज में मिला था? महाकौशला को दहेज में मिला था, लेकिन प्रसन्नजीत ने कहा है कि भाई अब तो मैं काशी वापिस से लूंगा। इस काशी को लेकर के प्रसन्नजीत से क्या हो गया था? संघर्ष हो गया था। संघर्ष में ध्यान रखना, विजय कौन हो गया था? अजातशत्रु। और ध्यान रखना, बाजीरा से, बाजीरा किसकी पुत्री थी? प्रसन्नजीत की बेटी थी, है ना। एक तरह देखा जाए तो इसकी मामे की पुत्री थी, है ना, मामे बेटी बहन लग रही थी, है ना। तो फिर इससे क्या कर लेता है? ये विवाह कर लेता है, और प्रसन्नजीत की ये पुत्री थी, ध्यान रखना, ठीक है ना। ये लिखने की आवश्यकता नहीं, लेकिन इसके बाद में ये ध्यान रखना, इसके बाद में सबसे महत्वपूर्ण बात है, इसके बाद में वजी और मल संघ को इसने हराया था। अब याद आपको क्या रखना है, आपसे पूछ ले कि भाई, मैं आपसे प्रश्न पूछ लेता हूँ कि मगध में अंग को किसने शामिल किया? अंग को किसने शामिल किया था? बिंबिसार ने। और आपसे पूछ ले, ये 2 महाजनपद और है, अब मगध में शामिल हो जाएंगे। आपसे पूछ ले, वजी और मल संघ को, वजी और मल महाजनपद को मगध में किसने शामिल किया था? अजातशत्रु। भाई इसके पिताजी बिंबिसार ने तो 1 महाजनपद को शामिल किया था, और इसने किसने कर दिए थे? 2, ठीक है ना। प्रश्न क्या पूछा जाएगा? वजी महाजनपद मगध में किसके शासनकाल में शामिल हुआ था?
अजातशत्रु। मल, मल और वजी आप समझते हो ना। मैंने कहा था कि 16 महाजनपद है, उसमें से 2 महाजनपदों में क्या था, गणतंत्र था, याद है क्या, है ना। तो ये दोनों महाजनपद, इसमें क्या था, गणतंत्र, और इन्होंने इस पे आक्रमण करके इसको क्या कर लिया था, अपने साम्राज्य में मिला लिया था, ठीक है ना। उसके बाद में बात करें तो ये अजातशत्रु किस धर्म का अनुयायी था, जैन धर्म का अनुयायी था। और महावीर स्वामी, ध्यान रखना, महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध की मृत्यु इसी के शासनकाल में हुई थी। अब ध्यान रखना, इसकी हत्या कौन कर देता है, उदयनी। ध्यान रखना, इसे उदयनी को द्वितीय पितर हत्या कहा गया है, क्योंकि इसके पिताजी ने इसके दादाजी की हत्या की थी और इसने अपने पिताजी की हत्या कर दी थी। अब ध्यान रखना प्यारे बच्चों, यहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न क्या पूछा जाएगा, इन्होंने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की। ये पाटलिपुत्र गंगा, गंडक और सोन नदी के किनारे, ध्यान रखना, किस नदी के किनारे, गंगा, गंगा की सहायक नदी है गंडक और गंडक की सहायक नदी है सोन। इस नदी के किनारे एक नगर स्थापित किया, उसका नाम क्या है, पाटलिपुत्र। और बच्चों ध्यान रखना, पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। प्रश्न पूछ ले कि मगध की राजधानी, मगध की राजधानी पाटलिपुत्र किसने बनाया, राजधानी पाटलिपुत्र किसने बनाया था, उदयनी, ध्यान रखना। और ध्यान रखना, बिंबिसार के समय मगध की राजधानी क्या थी, राजगृह, ठीक है ना, लिखो। उसके बाद इसका नाम, पुराना नाम क्या था, कुसुमपुरा के नाम से भी जाना जाता था, लेकिन इससे राजधानी बना दिया था। अब पाटलिपुत्र का पुराना नाम क्या था, है कुसुमपुरा। लेकिन बस आपको इतना याद रखना, आपसे पूछ ले कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की है, उदयनी ने की है, ठीक है ना, उदयनी ने की थी। लेकिन पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की है, भाई अजातशत्रु कैसे बनेगा, है, नगर की स्थापना कौन करता है, उदयन, कौन करता है, भाई मेरी बात सुनो। उदाहरण तौर पे हम बात करते हैं, अब लाडनू शहर की स्थापना कौन करूंगा, मैं करूंगा। अरे उदाहरण समझना है, नहीं समझ बोलना, लाडनू प्राचीन है भैया। अब लाडनू में एक मैं, लाडनू है, ये लाडनू की राजधानी क्या है, राऊगेट, है ना समझना है, समझ लो, राऊगेट है ना। अब मेरी बात सुनो, हाँ लकी डिफेंस है, पहले क्या थी, राऊगेट, उसके बाद में लकी डिफेंस की स्थापना किसने की है, शिवरतन जी सर ने की है। अब राजधानी परिवर्तन कौन करके देते, यहाँ पर शिवरतन जी सर लाडनू की राजधानी क्या बना देते, लकी डिफेंस। तो यही बता रहा हूँ मैं कि भाई अजातशत्रु कैसे बनेगा, ये स्थापना किसने की है, पाटलिपुत्र की उदयनी ने की है। तो ध्यान रखना, प्रश्न ये पूछा जाएगा कि मगध की राजधानी पाटलिपुत्र किसने बनाया है, उदयनी ने, ठीक है ना। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी के साथ में प्यारे बच्चों, ये आपके जो हरेक वंश से क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है, ठीक है ना, हरेक वंश से समाप्त हो जाता है। बच्चों नेक्स्ट लिखना, हरेक वंश के अंतिम शासक, हरेक वंश के अंतिम शासक है, ध्यान रखना कौन थे, नागदशक, ठीक है ना। हरेक वंश के अंतिम शासक कौन है, नागदशक, ठीक है ना। वैसे देखा जाए तो उदयनी के 3 पुत्र थे, क्रम से एक का नाम था अनिरुद्ध, एक का नाम था मुंडा और एक का नाम था नागदशक। नागदशक उदयन का क्या बनता है, उत्तराधिकारी बनता है। और इसकी हत्या, इसका एक सेनापति था, सेनापति का नाम था शिशुनाग। शिशुनाग ने, ध्यान रखना, नागदशक की हत्या करके एक नए राजवंश की स्थापना की अपने नाम पर। नाम क्या था, शिशुनाग वंश, ठीक है प्यारे बच्चों। इसके बारे में बात करेंगे अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।